Welcome to CI International School online classes. Hello students, our today's video is based upon some topics of solution chapter. Is it clear? It's a revision video. So आप जानते हैं बेटा, देखिए चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो हमारी किससे होती है? सॉल्यूशन से, है ना। तो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? ये डेफिनेशन आपने बेटा 9th क्लास में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है। तो आप सभी जानते हैं बेटा, देखिए सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन 2 and more than 2 substances are mixed with each other, ठीक है, एंड फॉर्म है द मटेरियल विच इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये 2 सब्सटेंस में, 1 सब्सटेंस इज शुगर एंड अनदर सब्सटेंस इज द वाटर। तो शुगर वाटर को मिक्स किया तो आपका क्या बन के तैयार हुआ? एक शुगर सोल्यूशन बन के तैयार हुआ, ठीक है। इसमें आप कुछ और चीज भी ऐड कर सकते हो, आप शुगर भी, NaCl भी, मतलब सॉल्ट भी, वाटर भी, ठीक है। नहीं तो आप वहां पे मोर देन 2 सब्सटेंस हो गए, 3 हो गए, शुगर प्लस कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो आप ऐसा नहीं है कि 2 चीजें मिलाते हैं तभी आपके पास क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है ना। 2 and more than 2 सब्सटेंस को जब आप मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो आपके पास मटेरियल बन के तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? चलिए, और इसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर मैं सॉल्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन पे जाऊं तो आपको 11th क्लास में भी जो पहला चैप्टर आता है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर आता है बेटा। तब आपको वहां पे याद करिए क्या पढ़ाया जाता है। जैसे हमारे पास मैटर को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। और जब केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, फिजिकल पे तो 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफाइन किया गया तो याद करिए वहां पे आपके पास क्या बनता है? आपको वहां पे एक बनता है प्योर सब्सटेंस और एक बनता है बेटा आपका इम्प्योर। याद आया आपका? तो प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में जब हम जाते हैं तो प्योर में आपके एलिमेंट आ जाता है, कंपाउंड आ जाता है, और इम्प्योर सब्सटेंस पे हमारे पास क्या आता है बेटा? आपके पास इम्प्योर के लिए आता है मिक्सचर। याद करिए, और मिक्सचर में आता है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। याद आया? तो सॉल्यूशन जो होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है ऑफ 2 and more 2 सब्सटेंस, ठीक है। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इट इज एन होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, ऑफ 2 and more than 2 सब्सटेंस। मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, है ना, एक दूसरे में मिक्स किए जाते हैं और जो एक मिक्सचर तैयार होता है, होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है। जैसे क्या है आपके पास? क्या है? शुगर प्लस वाटर। तो शुगर सॉलिड है, वाटर में जब डिसॉल्व किया तो हमारे पास दोनों का मिक्स करके एक फेज बन गया। अब ना तो शुगर अपने फेज में रही ना वाटर अपने फेज में रहा, दोनों का मिलके एक अपना अलग फेज बन गया और दोनों का फेज सेम हो गया। होमो सेम है ना, तो होमो का मतलब समझना है जिनका सेम फेज हो जाए। तो solution is a homogeneous mixture of 2 and more than 2 substances. Is that clear? So that is the proper definition of solution. चलिए, अब इसके बेटा कंपोनेंट्स आता है ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट आप जानते हैं सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व, ठीक है, दैट इज सॉल्यूट। और द सब्सटेंस इन विच एनी अदर सब्सटेंस इज डिसॉल्व। जैसे वाटर है, वाटर में आपने शुगर को डिसॉल्व किया तो शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? मतलब जिसमें डिसॉल्व होता है, ठीक है, वो सॉल्वेंट है, और जो डिसॉल्व होता है जो सब्सटेंस, दैट इज सॉल्यूट। और इज दैट क्लियर? हाँ, इसमें बेटा एक सॉल्यूशंस के टाइप में की भी आता है, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन, है ना, टर्शरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ये क्या चीज होता है? जब हमारे पास बेटा 2 सब्सटेंस से मिलकर कोई मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, सॉल्यूशन बनता है ना, जैसे शुगर प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हुआ, वो शुगर और वाटर को मिक्स करने से हुआ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट क्या है? 2 सब्सटेंस हैं, तो हम यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जो 2 सब्सटेंस के मिक्स करने से बने, दैट इज बाइनरी। क्वाटरनरी सॉल्यूशन जो 4 सब्सटेंस को मिक्स करने से बने। इज इट क्लियर? चलिए बेटा, तो आपको हमने टाइप सॉल्यूशंस की डेफिनेशन हुई रिवीजन में, उसकी मतलब एक टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हुए, जैसे बाइनरी, क्वाटरनरी, टर्शरी, है ना, उसके हमारे कंपोनेंट्स हुए। क्लियर पॉइंट? अब हम बढ़ते हैं बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कई तरीके से हैं। जैसे ये हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है उनके फेज के बेसिस पर। जैसे हमने क्या है, जैसे लिक्विड सॉल्यूशंस, है ना, सॉलिड सॉल्यूशंस, है ना, गैसियस सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर? मतलब क्या? जैसे बेटा हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमने किसी गैसियस सॉल्यूशन क्या होते हैं जिसमें बेटा आपका सॉल्वेंट फिक्स है, कौन? गैस है। पॉइंट, सॉल्वेंट फिक्स है। मतलब हमारे पास देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में एक टाइप से बताता हूं। जैसे हमारे पास गैसियस सॉल्यूशन है,
ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन। तो इसमें क्या आएगा, हमारे पास देखो, एक हमारे पास क्या होता है सॉल्यूट, और एक हमारे पास क्या होता है सॉल्वेंट। तो यहाँ सॉल्वेंट फिक्स्ड है कि गैस होगा, समझ में। सॉल्यूट इसमें बेटा चेंज हो सकता है कि आप सॉलिड को किसी गैस में डिसॉल्व मिक्स करो, या किसी लिक्विड को, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो व्हेन एनी सॉलिड सब्सटेंस इज मिक्स्ड विद द गैस, otherwise any liquid substance mixed with the gas, and the gas is also mixed with the gas, so all three types is called gaseous solutions. Is that clear? ऐसे बेटा एक लिक्विड सॉल्यूशन होगा, तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है ना, जब आपका सॉल्वेंट फिक्स हो, क्या हो सॉल्वेंट आपका बेटा, लिक्विड हो, ठीक है, बाकी सॉल्यूट बदल जाए। जब सॉलिड को लिक्विड में करो, लिक्विड को लिक्विड में करो, या आप किसी गैस को लिक्विड में करो, दैट ऑल थ्री टाइप्स इज कॉल्ड, है ना, लिक्विड सॉल्यूशंस। ऐसे बेटा सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा, जब आपका सॉल्वेंट फिक्स्ड हो सॉलिड, जब किसी सॉलिड को सॉलिड में हम मिक्स करें, लिक्विड को सॉलिड में करें, या हम गैस को सॉलिड में करें, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाते हैं, वो सॉलिड सॉल्यूशंस बन जाते हैं। इज इट क्लियर? जनरली बेटा हम जो यूज करते हैं अपने इसमें लिक्विड सॉल्यूशंस का ज्यादा यूज करते हैं, कि हमारा सॉल्वेंट इन जनरल क्या होता है, लिक्विड होता है, बाकी उसमें डिसॉल्व करने वाली गैस भी हो सकती है, ठीक है नहीं। जैसे आप देखते हो आपके कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है ना, आपके पास गैस मिक्स करी जाती है किसमें, लिक्विड में। इज इट क्लियर? तो इस टाइप से, और तो आपके पास जैसे आप शुगर डिसॉल्व किया, आपने शुगर सॉलिड है, आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया, मिल्क में डिसॉल्व किया, सॉल्वेंट लिक्विड हुआ। तो हमारे पास इन जनरल सॉलिड को लिक्विड में करते हैं, लिक्विड को लिक्विड में करते हैं, या गैस को लिक्विड में करते हैं, तो लिक्विड सॉल्यूशंस का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है बेटा, इस तरीके से ये हमारे पास है। तो बाकी और भी टाइप होते हैं बेटा उनकी कंडीशंस के बेसिस पे, जैसे एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जब हमारा सॉल्वेंट फिक्स हो, वाटर हो, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन, और जब हमारा सॉल्वेंट अदर देन वाटर कुछ भी हो बेटा, वो नॉन एक्वस हो जाता है। इज इट क्लियर? इस तरीके से और भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे पास बेटा कोलाइडियल सॉल्यूशन, है ना, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन। ये पार्टिकल साइज, सॉल्यूट के पार्टिकल साइज पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप किसी सॉल्यूट को बेटा जब सॉल्वेंट में मिक्स करते हो, तो धीरे धीरे सॉल्यूट का साइज आप देखते हो छोटा होता जाता है, ठीक है, पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, जिसको अभी हम अगली टॉपिक में भी सॉल्युबिलिटी में भी लेंगे, है ना। तो हम वहीं पर क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे क्या होता है, जब हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, धीरे धीरे सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज स्मॉल होता जाता है ना। तो जब पार्टिकल साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, तो वो हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। जब लेस देन 1 नैनोमीटर हो जाता है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन। और जब मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है सॉल्यूट का पार्टिकल साइज इन ए सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट का पार्टिकल साइज सॉल्यूशन में 1000 नैनोमीटर से ऊपर हो जाए, दैट इज सस्पेंशन। 1 और 1000 नैनोमीटर के बीच हो, दैट इज कोलाइड, ठीक है, और लेस देन 1 नैनोमीटर हो जाए, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से देखो हमने टू टाइप और पढ़ाए, है ना, कि एक्वस, नॉन एक्वस, कोलाइडियल, ट्रू और सस्पेंशन। इसी तरीके से एक होता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है बेटा, और एक हमारे पास होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अभी मैं इन चीज़ों को नहीं ले रहा क्योंकि बेटा अभी हमारे पास वहाँ पे सॉल्युबिलिटी वगैरह में इनकी यूजेस नहीं है, ठीक है। ये वैसे अब 9th क्लास में आपको सब दे रखे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में, अभी मैंने जो डिफाइन करे वो भी और जो नहीं करे वो भी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे अभी इनका ऐसा कोई यूज नहीं है। चलो बेटा, अब इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेटा नीचे के जितने टॉपिक्स आप देख रहे हो, हेनरी लॉ, राउट लॉ, इज इट क्लियर, तो ये सारे के सारे बेटा आपके क्या हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है। अगर आपको एक बार सॉल्युबिलिटी और उसका कॉज आपको क्लियर हो गया, तो आपको उसके फैक्टर अफेक्टिंग्स, हेनरी लॉ, राउट लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, एज़ोट्रॉपिक, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे इफ यू गेट द बेसिक नॉलेज ऑफ द सॉल्युबिलिटी एंड देयर कॉज, ठीक है। चलिए, तो हम पहले सॉल्युबिलिटी की जो बुक में डेफिनेशन है पहले उस पर लेके जाते हैं, पहले नंबर लेने वाली डेफिनेशन, उसके बाद बात करेंगे समझने वाले डेफिनेशन की, जिसमें नीचे के सारे कॉज है। तो देखो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। कोई एक फिक्स्ड अमाउंट है सॉल्वेंट का, मान लीजिए हमने 100 ग्राम वाटर ले लिया, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वाटर के अलावा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में, जैसे 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में आपके कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो गया, इज इट क्लियर। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ठीक है, इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इज इट क्लियर। जैसे आपने बेटा 100 ग्राम वाटर लिया और आपने उसमें शुगर डिसॉल्व करनी स्टार्ट करी, मान लीजिए उसमें 10 ग्राम ही शुगर डिसॉल्व हो पाई, क्लियर है पॉइंट,
तो ये चीज हम आपने मान लीजिए अल्कोहल लिया और उसमें भी शुगर डिसॉल्व करी। अब देखो अल्कोहल आपके सॉल्वेंट बदल गया वाटर से, तो कुछ भाई अल्कोहल की अपनी एक सॉल्युबिलिटी होगी, समझा है नहीं, वाटर की अपनी, वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो अलग होगी शुगर की, अल्कोहल में जो शुगर की सॉल्युबिलिटी होगी वो अलग होगी। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि देखो अल्कोहल के अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग होगा, ठीक है, और आप वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग होगा, तो ये इस पे बेस्ड है। इज इट क्लियर? चलो बेटा, तो और इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर वो आप कॉज समझ गए तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अब हम उसी कॉज की बात करते हैं, समझने वाली डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो होता क्या है, जैसे देखो मानो आपने शुगर लिया बेटा, तो आप देखते हो शुगर क्या है, सॉलिड स्टेट में है। मान लो सॉल्यूट आपका लिक्विड हो सकता है तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हो सकते हैं। तो आपका मान लीजिए ये सॉल्यूट है और आपके पास मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, मान लीजिए वाटर है, ठीक है। आपने इन दोनों को क्या करा, एक ही आपने एक बड़ा सा बीकर लिया, आपने पहले इसमें ये वाटर में दे दिया, तो ये क्या है, मान लीजिए आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। आप जानते हो इनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। जब आपने इसको इसमें डिसॉल्व किया तो बेटा होता क्या है कि जब हम किसी सॉल्यूट को, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ऐसे सॉल्वेंट चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में अपना एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में अपना एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब हम दोनों मिक्स करते हैं और इनकी अपनी एक अलग एनर्जी है, इनकी अपनी एक अलग एनर्जी है, याद है? जिसको याद करो हमने +1 में भी सिखाया था, लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। कोई भी सॉल्यूट है ना, तो उसकी एक लैटिस बन के तैयार होती है, ठीक है। तो वो लैटिस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनके बीच में एक डेवलप होता है, ठीक है। नहीं तो एनर्जी क्या होती है, एक रिलीज होती है। क्लियर है पॉइंट? तो इनके बीच मतलब आपके पास एक लैटिस एनर्जी होती है सब्सटेंस की, है ना, जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्वेशन एनर्जी होती है। तो अब ये दोनों क्या एनर्जी डिफर होती है। इज इट क्लियर? और जब दो डिफरेंट एनर्जी के सब्सटेंस आपस में, देखो दोनों सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर, भाई इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग, दोनों में डिफरेंट। दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की बेटा जो एनर्जी है वो भी अलग है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अलग है और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की एनर्जी बेटा अलग है। जब डिफरेंट एनर्जी के मॉलिक्यूल बेटा आप एक साथ आए, आपने मान लीजिए ये क्रिस्टल शुगर का इधर है, अब इनकी एनर्जी अलग, इनकी एनर्जी अलग। जब डिफरेंट एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बेटा आपस में मिक्स होंगे तो एनर्जी हमेशा हायर वाले से लोअर वाले की तरफ ट्रांसफर होगी, और इससे क्या होगा भाई, देखो इनके बीच का भी एक फिक्स फोर्स है और इनके बीच का भी एक फिक्स फोर्स है। अब मान लीजिए इनसे एनर्जी निकल के यहाँ इधर की तरफ गई, तो ये एक फिक्स एनर्जी से बंधे हुए हैं, फोर्स से बंधे हुए हैं। अब इनकी एनर्जी कम हो गई, तो अगर मान लो अभी ये 10 न्यूटन के फोर्स से बंधे हुए थे मान लीजिए, और इन 10 जूल मान लीजिए इसमें 5 जूल की एनर्जी थी और वो कुछ एनर्जी चली गई इधर, अब एनर्जी कम हो गई तो ये दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स, ठीक है। और इनमें ये भी एक मान लीजिए एक फिक्स एनर्जी से बंधे हुए थे, एनर्जी इनकी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, रिपल्शन हुआ, मॉलिक्यूल के उस रिपल्शन को कम करने के लिए उसके दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल भी क्या हो गए, दूर दूर। तो ये हमने तो डेप्थ में पढ़ाया था, पूरा नहीं, रिवीजन शॉर्ट में ले रहे हैं। आप इस बात को एक याद रखिए कि डिफरेंट एनर्जीज के, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, जब सब्सटेंस आपस में मिक्स किए जाते हैं एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होती है, उसकी वजह से सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच की भी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाती है और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाती है। मतलब क्या, इनके बीच का उस एनर्जी के ट्रांसफर होने से क्या होता है, उसका असर इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल भी बेटा दूर दूर हो जाते हैं, और इनके उस एनर्जी चेंज का असर सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे भी पड़ता है कि मैं डार्किंग करके जो बना रहा हूं वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं बेटा, ठीक है। तो ये भी आपस में क्या हो गए, दूर दूर हो गए। और जो होलो आप देख रहे हो बेटा, है ना, वो भी हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट के ऊपर। तो दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे इसका इफेक्ट पड़ा और उनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ी, सॉल्वेंट के पार्टिकल भी दूर दूर हो गए और सॉल्यूट के पार्टिकल भी दूर दूर हो गए, और एक दूसरे के बीच में बेटा क्या हो गए, वो एडजस्ट हो गए। और ये एडजस्टमेंट जो होता है बेटा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अरेंज हो जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का समझने वाला मीनिंग समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? कि अब देखो, अब हम किताब की डेफिनेशन पे जाते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, मानो हमने 5 ग्राम ऐड किया, अगेन 5 ग्राम ऐड किया, और वो 5 ग्राम भी क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल इस सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में अरेंज हो गए, है ना। तो कितने अरेंज, एक इनके बीच में भी, सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में भी एक स्पेस है ना।
धीरे धीरे जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स इसमें बढ़ते जाएंगे बेटा, तो उनके बीच का स्पेस एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो फुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो यही तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का फिक्स्ड अमाउंट मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल नहीं बढ़े, वो तो उतने के उतने ही हैं, लेकिन धीरे धीरे आप सॉल्यूट के पार्टिकल तो कितने आ सकते हैं, आगे समझ में बेटा। तो ये समझने वाली डेफिनेशन है। और उसका कॉज देखो कहाँ है सारा सॉल्युबिलिटी का, इनके की सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच की एनर्जी अलग और इंटरमोलिकुलर फोर्स अलग, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स अलग, एनर्जी अलग, दोनों आपस में मिलाए, उनमें एनर्जी एक्सचेंज हुई, जिससे इनके दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्स में क्या हुआ, कम, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक पड़ा और वो दूर दूर हुए, और तब एक दूसरे के बीच में पार्टिकल समा गए सॉल्यूट के सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में। तो ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया बेटा, तो आपको आगे के किसी भी टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो हमने यहां तक की चीजें करी। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी की तरफ और उनके फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी की तरफ। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्लियर हुआ, सब नीचे तक की सारी चीजें समझ में जाएंगी बेटा। सबके कॉज इसी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स में चेंजेस आया है ना, एनर्जी में चेंज होने के, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी की तरफ। ओके, तो देखो टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी में हमारे पास क्या क्या आता है। जैसे आपने किसी लिक्विड सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व किया, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, तो वही चीज हमारी पास है। तो हमारे इसमें 3 टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटीज को लिया गया है। किस टाइप को बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी में एक हमें लिया गया है व्हेन एनी गैस इज डिसॉल्व, है ना, इन एनी लिक्विड। मैंने आपसे पहले ही बोला हमारे यहाँ सॉल्वेंट जनरली लिक्विड सॉल्यूशंस की स्टडी ज्यादा है ना। तो जब किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, जब किसी आप बेटा सॉलिड सब्सटेंस को या लिक्विड सब्सटेंस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, मतलब सॉलिड इन लिक्विड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, या हमारे पास क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, समझ में आया, और ये गैस इन लिक्विड। तो बेटा देखो जो गैस इन लिक्विड है इस पे बेस्ड है हमारा हेनरी लॉ। ठीक है, कि जब किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो किस हिसाब से वो गैस उस लिक्विड में डिसॉल्व होती है, इस पे बेस्ड है हमारा हेनरी लॉ। ठीक है बेटा, और कोई सॉलिड या कोई लिक्विड किसी लिक्विड में किया जाता है तो, लेकिन यहां पर एक कंडीशन और है कि इस टाइप से डिफरेंट नहीं किया गया कि सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड है, इन दोनों को एक साथ रखा लेकिन वॉलेटाइल कर दिया, है ना, कि वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, और वो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। और एक हमारे पास क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जैसे आपने देखा शुगर वगैरह है, ये आप क्या होती है, हीट करो तो वेपर बन जाती है, तो वॉलेटाइल कंडीशन में चली गई। तो उन्होंने इनको अलग अलग लॉ नहीं बनाया, और ये जब किसी वॉलेटाइल सॉल्यूट हो बेटा उसकी सॉल्युबिलिटी बतानी हो या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की, और उनपे हमारे पास बनता है बेटा राउट्स लॉ। इज इट क्लियर? देखो नीचे हमारे पास यही चीज है कि हेनरी लॉ, लिमिट एंड देयर लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस, राउट लॉ है, और राउट लॉ पे बेस्ड द आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है, और उन्हीं पे आइसोट्रोप्स है। इज इट क्लियर? सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, थोड़ा अच्छे से समझना। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो हमारे पास अब हम जो लेंगे वो हमारे पास क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। मतलब सबसे पहले हम चलो हेनरी लॉ की बात में, सॉरी पहले हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी आ रहा था। तो टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी समझे कि जब किसी सॉलिड को लिक्विड में करें, या किसी लिक्विड को आप लिक्विड में करो, या किसी गैस को लिक्विड में करो। ठीक है, और उनके देखो फैक्टर अफेक्टिंग कहाँ है, फैक्टर अफेक्टिंग वही है जो अभी पढ़ाई। देखो फैक्टर्स क्या होता है, जैसे आपने मान ली, देखो मैं चलो पहले फैक्टर अफेक्टिंग्स में देता हूँ, उसके 3-4 फैक्टर्स हैं, पहले उनकी बात करता हूँ। ठीक है, फिर हम हेनरी लॉ की तरफ आएंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग्स में पहला जो फैक्टर है बेटा हमारे पास, वो हमारे पास बनता है फैक्टर अफेक्टिंग में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द सॉल्यूट, या उसको बुक कहती हैं इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स, बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स एक होता है, तो इसको हम इंटर आयनिक की जगह में एक ही वर्ड यूज कर दे रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, अगर आयनिक सॉल्यूट है तो वहां आयनिक हो जाएगा, लेकिन सारे सॉल्यूट आयनिक नहीं होते,
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट, ठीक। एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, और तीसरा फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक हमारे पास आता है बेटा क्या, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर। चलिए अब हम देखिए क्या देते हैं, जैसे मैं पहले का एग्जांपल लेता हूँ, सॉल्यूट एंड सॉल्यूट इंटरेक्शन। मान लीजिए जैसे आपने क्या करा बेटा, दो अलग अलग बीकर लिए, पहले वाली की चीज ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों में ही वाटर भरा हुआ है, इसमें भी सेम वाटर है ना, मतलब सॉल्वेंट भी सेम, वाटर अमाउंट भी सेम दोनों का। अब आपने इसमें क्या करा, शुगर डालना स्टार्ट किया और इसमें कॉमन सॉल्ट डालना स्टार्ट किया। देखो सॉल्वेंट पानी है, दोनों जगह बराबर अमाउंट पानी का है। अब आपने शुगर डिसॉल्व करनी स्टार्ट करी, तो आप जानते हो शुगर के मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग है और कॉमन सॉल्ट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग है। तो आप ही बताइए कौन जल्दी डिसॉल्व होगा और ज्यादा डिसॉल्व होगा। जिस सॉल्यूट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा, सॉल्यूट के पार्टिकल जल्दी जल्दी क्या है, दूर दूर हो जाएंगे, उतनी और जल्दी दूर हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में वो अरेंज हो जाएंगे। तो ये उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करा। अब वो डिफरेंट डिफरेंट कॉज होते हैं कि किस सॉल्यूट में हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ या इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि कम। इज दैट क्लियर? इसको लैटिस एनर्जी भी बोलते हैं, समझ में आया नहीं? चलो अब आते हैं सॉल्वेंट। अब जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा, शुगर ले ली, दोनों जगह बराबर अमाउंट है शुगर का, इसमें वही इसमें, लेकिन यहाँ 100 मान लीजिए ml एल्कोहल है और यहाँ मान लीजिए 100 ml आपके पास क्या है बेटा, वाटर है ना, और ये भी मान लीजिए 5 ग्राम शुगर इसमें है और 5 ग्राम आपके पास शुगर किसमें है, इसमें। तो शुगर में सॉल्यूट सेम और उसका अमाउंट भी सेम, बट क्या हुआ, सॉल्वेंट का अमाउंट तो सेम है बट वो सॉल्वेंट अलग है, एक वाटर एक एल्कोहल, तो दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बदल गया। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बदल गया बेटा, तो आप ही बताओ अब सॉल्वेंट के पार्टिकल में जो डिस्टेंस क्रिएट होगी, इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस क्रिएट होगी, क्योंकि फोर्स अलग है तो वो डिस्टेंस भी अलग अलग होगी। किसी में ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसी में ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, किसी में कम होगी। तो जहां सॉल्वेंट में ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, वहां सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी तो ज्यादा समा सकते हैं उसमें। तो जहां सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा बेटा ट्रैप होंगे बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी, अलग हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे समझ में? तो हमारे पास एक चीज वहां से आई। तो देखो अब ये नेचर किस पे डिपेंड करा, सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमारा सॉल्युबिलिटी इस बात पे भी डिपेंड करी नहीं करी, ठीक है, जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी से आपकी बुक में दिखाया है, ठीक है बेटा। तो पहला को अगर हम टेक्निकल कॉज या बुक के रटने वाले तरीके से देखें तो पहले का कॉज मिलता है सॉल्यूट की लैटिस एनर्जी पे बेस्ड है, दूसरा पॉइंट मिलता है सॉल्वेंट की सॉल्वेशन एनर्जी पे बेस्ड है, तीसरा पॉइंट है जो आपकी बुक में मिलेगा बेटा। अब आप बताओ, अब हमारे पास क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में पहले क्या हुआ, सॉल्यूट अलग अलग हुए, सॉल्वेंट अलग हुई, इस बात पे डिपेंड। फिर क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में मान लो दूर तो हो गए, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल में एक अट्रैक्शन नहीं बन पाया, एक बहुत जल्दी बना। तो केवल दूर दूर हो जाना सॉल्युबिलिटी नहीं है, बल्कि पहले दूर होना और देन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल में एक अट्रैक्शन फोर्स का डेवलप होना, ये भी सॉल्युबिलिटी का बचा हुआ पार्ट है। तो यहां पर क्या होता है, ये चीज किस बात पे है कि जब हमारी लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, किससे, सॉल्वेशन से, है ना, सॉल्वेशन एनर्जी से हमारे पास ये कम हो जाती है, तो हमारा ये क्या बन जाता है आपका बेटा, सॉल्युबिलिटी का कॉज बन जाता है। तो जितनी जल्दी, मतलब पहले जितनी जल्दी सॉल्यूट अलग होंगे, सॉल्वेंट अलग होंगे, फिर थर्ड स्टेप क्या हुआ कि जितनी जल्दी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन डेवलप होगा, तो दैट इज द कॉज ऑफ द सॉल्युबिलिटी। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था बेटे तो एक डायग्राम भी बनवाया था, याद करिए, उसमें एनर्जी बेस्ड डायग्राम भी था, समझ में आया कि नहीं, E1 E2 E3 करके कुछ एक्सोथर्मिक होती है, कुछ एंडो, वो अभी मैं नहीं ले रहा, वो आप उसको पढ़िएगा जरूर, लेकिन आपके टेस्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है ना, कि कब एक्सो होती है, कब एंडो होती है, समझ में आया, जब एनर्जी रिलीज कब होती है, जब फोर्स बढ़ता है या घटता है, समझ में आया नहीं। तो इस पर थोड़ा आप रहिए। तो इस तरीके से ये हमारे पास हुआ। और तीसरा चीज था, फोर्थ फैक्टर जो है बेटा हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। तो आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइंड बीच का फोर्स टूट जाता है, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो। और बेटा हमारे पास उससे क्या होता है, जितनी जल्दी क्या होंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट दूर दूर जाएंगे, उतनी जल्दी उनमें अट्रैक्शन बढ़ेगा।
इज इट क्लियर? तो इस तरीके से टेम्परेचर भी हमारा क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो ये सब चीजें हुई। अब बात करते हैं हम हेनरी लॉ की। तो देखो हेनरी लॉ आपको क्या बताता है बेटा, ये किसी पहली चीज आपको पता होती है इसकी कंडीशन क्या क्या है ना। तो एक तो हेनरी लॉ के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हेनरी लॉ एप्लीकेबल किस तरह की लिक्विड्स पे होता है, ठीक है। तो जो हेनरी लॉ है बेटा, वो पहली चीज व्हेन एनी गैस इज डिसॉल्व इन ए लिक्विड, पहली कंडीशन जब कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व की जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है बेटा, इस ड्यूरिंग द प्रोसीजर आपका कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जब किसी हमें सॉल्युबिलिटी किसकी चेक करनी है, जब किसी गैस को किसी लिक्विड में मिक्स करते हैं और इस ड्यूरेशन में प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर सेम है, क्योंकि आप जानते हो अभी पढ़ाया था टेम्परेचर अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस घटेगा या बढ़ेगा तो वो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगा। इसलिए ड्यूरिंग द प्रोसेस आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तब देखेंगे हम व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। तब हेनरी ने क्या पाया बेटा, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस होती है बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, या प्रेशर ऑफ द गैस कह सकते हो, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। क्योंकि एक्चुअली जो गैस का, जब हम इंडिविजुअली एक कमरे में गैस भरी होती है और बेटा वो जो रूम से टकराती है और टकराने से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम प्रेशर ऑफ द गैस बोलते हैं। लेकिन वही गैस के मॉलिक्यूल्स और वही प्रेशर जब किसी दूसरी चीज सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाता है, उसी प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर। इज इट क्लियर? तो हमारे पास, और ये जो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस गैस के, है ना, मोल फ्रैक्शन के। तो हम ये कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी उस गैस के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। आया समझ में? तो यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो है बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और इसको हटाया गया सिंबल को, तो हमारे पास क्या आ गया, एक कांस्टेंट दिया जिसको हमने के मतलब कांस्टेंट और हेनरी के बेस के लिए हेनरी कर दिया। तो इनटू क्या बन गया, मोल फ्रैक्शन। और ये इनटू नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल है, ठीक है। मान लो हमने गैस को ये माना तो बुक में ऐसे मिलता है PA इक्वल टू KH इंटू XA, ठीक है। A इज द गैस, समझ आया? मतलब किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो उस गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, और पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, उस गैस के मोल फ्रैक्शन पे, और मोल फ्रैक्शन किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो कहने का मतलब मोल, गैस के मोल्स जितने ज्यादा होंगे उस गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। समझ में आ गया? तो दैट इज द हेनरी लॉ। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे टेस्ट पेपर में इसकी डेफिनेशन की जो कंडीशंस हैं उन पे बेस्ड होंगे, है ना, कि हेनरी लॉ कब एप्लीकेबल होता है। जैसे फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, गैस लिक्विड में डिसॉल्व करे, हेनरी लॉ किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे है, ठीक है। चलिए अब इसकी लिमिटेशंस पे आते हैं, मतलब किन कंडीशंस में बेटा ये हेनरी लॉ ओवन नहीं होगा, ठीक है नहीं, या किन कंडीशंस में। लिमिटेशन क्या होता है, जब फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो उसकी देखो पहली कंडीशन है कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो। मतलब टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए और प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको पता है प्रेशर ज्यादा हो जाने से क्या हो जाता है, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा पार्टिकल पास आ जाएंगे, पास आएंगे, और सॉल्युबिलिटी में हम क्या करते हैं, गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में दूर हो जाएंगे, फैल जाने चाहिए आगे, समझ में? तो सॉल्युबिलिटी के अपोजिट काम हो रहा है वो। तो इसलिए प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम प्रेशर बहुत ज्यादा पे होता है वही काम टेम्परेचर के कम होने पे होता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अब हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, मतलब गैस और लिक्विड के बीच में रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए। मतलब हमने जो गैस मिक्स करी लिक्विड में, उन दोनों में केमिकल रिएक्शन हो गई, कुछ नई चीज बन गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों अनरिएक्टेबल होने चाहिए। क्लियर पॉइंट। तीसरी चीज कि द गैस शुड नॉट अंडरगो द एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब पता चला गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो गए, मतलब जुड़ गए आपस में, तो बेटा ये सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर रहना चाहिए ना, यहाँ ना तो एसोसिएशन होना चाहिए ना डिसोसिएशन होना चाहिए। ये तीन लिमिटेशन के पॉइंट्स हैं बेटा। इज दैट क्लियर? अब चलो बात आती है एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन ऑफ द हेनरी लॉ क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास कि जैसे आपने देखा कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में हम गैस भरते हैं, ठीक है ना, तो CO2 गैस को मिक्स करते हैं। तो एक्चुअली CO2 एक प्रिजर्वेटिव का काम करती है, लेकिन उसको हम हाई प्रेशर के साथ क्यों करते हैं? देखो सीधी सी बात है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ज्यादा टाइम तक चले, प्रिजर्व रहे उसका मटेरियल, तो CO2 अच्छे से डिजोल्व हो जानी चाहिए। डिजोल्व मतलब सॉल्युबल,
सॉल्यूबल कब ज्यादा होगी? जब हाई प्रेशर के साथ भरेंगे। तो उसके देखो सामने आपके पास बोर्ड पे है कि हमने जब हाई प्रेशर के साथ भरा तो जब गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, जब मिक्सर में जाएगी तो वही हाई प्रेशर पार्शियल प्रेशर का आने लगेगा। पार्शियल प्रेशर जब ज्यादा होगा तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी उस लिक्विड में, और CO2 उसमें प्रिजर्वेटिव का काम कर रही है, तो जितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी उतनी ज्यादा टाइम तक वो लिक्विड बचा रहेगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे एक आपके हमने स्कूबा डाइवर्स का वो दिया हुआ कि वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस को मिक्स करके लेके जाते हैं हाई प्रेशर। ठीक है ना, तो वहां भी होता है। देखो नीचे जितना जाएंगे ऑक्सीजन गैस में क्या होता है कि वो लिक्विड स्टेज में आने लगेगी, उसको लिक्विड से बचाने के लिए हमने उसमें क्या करा, हीलियम मिक्स किया। तो जब नेचुरली जितना सी डेप्थ में जाते हैं नेचुरली प्रेशर बढ़ता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, लेकिन बीच बीच में हीलियम के मॉलिक्यूल्स आ गए तो वो उसको ऑक्सीजन को लिक्विफाई नहीं होने देंगे। जब ऑक्सीजन लिक्विफाइड नहीं होगी, और एक हीलियम क्यों लिया, क्योंकि नॉन रिएक्टिव है, समझ में आ गया नहीं, और हमारी हल्की है। ठीक है नहीं, इस तरीके से ये चीजें रहती है। चलो बेटा, तो इस तरीके से आपके सामने क्या हुआ, हेनरी लॉ क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं बेटा राउट लॉ की। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो देखो राउट लॉ में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास राउट लॉ की मैंने थोड़ा टाइम पहले कंडीशन लिखी थी। जैसे हेनरी लॉ तो इस तरीके से है कि गैस एंड लिक्विड, लेकिन राउट लॉ में ये कंडीशन नहीं है। राउट लॉ में हमारे पास सीधा सा रहता है ना, राउट लॉ दो कंडीशंस में बनाया गया राउट्स लॉ। ठीक है, कि कब व्हेन एनी वॉलेटाइल सॉल्यूट इज, मतलब सॉल्यूट क्या हो आपका, वॉलेटाइल हो। व्हेन, ये कंडीशन क्या है, व्हेन सॉल्यूट इज, है ना, वॉलेटाइल। अब वो चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन वो वॉलेटाइल है, मतलब वो वेपर बनने वाला हो। ठीक है, और एक हमारी कंडीशन क्या है राउट लॉ की बेटा, क्लियर, कि वो नॉन वॉलेटाइल हो। तो देखो हमने यहाँ पे भी क्या करा था, जो एक डाल्टन्स लॉ था मिक्स वाला, कि भाई माने हमारे पास दो चीजें हैं, ए सब्सटेंस है, कोई बी सब्सटेंस है, इसका अपना एक प्रेशर है, इसका अपना एक प्रेशर है। ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर के पी टोटल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब लेकिन पी ए यहाँ भी क्या है भाई, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो तो उसके मोल फ्रैक्शन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर बस क्या चीज आई, जैसे हेनरी लॉ में जब हमने इसको हटाया तो हमने KH दिया था, यहाँ पे क्या करते हैं हम P नॉट ए। P नॉट ए याद करो क्या होता है, ए सब्सटेंस का प्योर ए, मतलब जब उसमें कोई मिक्स नहीं किया गया तो उसका वेपर प्रेशर। P नॉट ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सब्सटेंस, और PA क्या होता है ना, पार्शियल प्रेशर। अब जब मिक्सिंग हो गई तो उस टाइम उस गैस उसी चीज का प्रेशर क्या है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सब्सटेंस। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से बस दोनों में अंतर क्या है, देखो हेनरी लॉ और इसमें क्या अंतर है। हेनरी लॉ हमारे पास क्या था, PA इक्वल टू KH इंटू एक्स है था। देखो यहाँ पे KH है, यहाँ पे P नॉट ए है, बस इतना सा अंतर है दोनों में, चीजें वही है। क्लियर? वहां पे हमने प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिया है, किसमें, राउट लॉ में। हेनरी लॉ में उसकी जगह क्या था, हेनरी कांस्टेंट था। तो ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, ये ए सब्सटेंस का हो गया, इसी तरीके से बी का क्या निकलेगा, PB इक्वल टू P नॉट बी, है ना, और इनटू में क्या हो गया XB। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे। भाई जब आपके पास देखो सॉल्वेंट तो वेपर बन ही रहा है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है नहीं, क्लियर? मान लो ए और बी में, बी मान लीजिए आपका क्या है, सॉल्यूट है, और ए हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। बुक ने आपने क्या करा है, बी को सॉल्यूट माना है और ए को सॉल्वेंट माना है, तो ए तो वेपर बनेगा ही बनेगा, वहां तो कोई इशू ही नहीं है। पॉइंट आता है बी क्या है, हमारे पास सॉल्यूट ऐसा है कि जो वेपर बन गया, दोनों ही वेपर बनने वाले हो गए, तो वेपर बनते टाइम ये इक्वेशन बनेगी, और इन दोनों PA और PAB की वैल्यूज को हमने, है ना, इस इक्वेशन में डाला। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, मतलब एक कोई मिक्सचर कि जितनी ज्यादा गैसेस से मिलकर होता है सबका पार्शियल प्रेशर ऐड कर दो, वो पूरे मिक्सचर का क्या होगा, आपका प्रेशर होगा। इज इट क्लियर? या आप +1 में पढ़ाया जाता है आपको स्टेट ऑफ मैटर में। तो इनको ऐड कर दिया, तो आपके पास आप जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपकी एक इक्वेशन बन के आएगी। ठीक है बेटा, तो वो हमारे पास क्या आती है, इक्वेशन बन के, आपको याद हो कि P टोटल इक्वल टू आपके पास मिलेगा P नॉट ए प्लस, है ना, आपके पास ये जो क्या मिलता है कि P नॉट ए मतलब P टोटल इक्वल टू P नॉट ए प्लस आपके पास ये मिलता है P नॉट बी माइनस P नॉट ए, है ना, इनटू XB, सॉल्यूट का। मोल फ्रैक्शन किसका लेंगे हम, सॉल्यूट का। तो इस तरीके से बेटा एक इक्वेशन बन के आती है। तो ये क्या है, राउट लॉ फॉर द वॉलेटाइल सॉल्यूट। मतलब समझे कि राउट लॉ सिंपल सी चीज है, जब आपने दो सब्सटेंस मिलाए, एक सॉल्वेंट है वो तो वेपर बनता ही है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ ध्यान से लेना। ठीक है, और सॉल्यूट भी ऐसा है जो वेपर बन सकता है।
तो उस टाइम मिक्स होने के बाद मिक्सर का जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा। तो पहले हमने जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसका प्रेशर ये बनेगा पार्शियल प्रेशर, सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है तो ये बन गया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास पी टोटल आ गया। ये आप सॉल्व करना, मैंने सब डेरिवेशन नहीं किया है, ठीक है नहीं, तो आप इसको थोड़ा याद रखना है ना। तो ये क्या है, पी टोटल जब है किसी भी मिक्सर का, जब दोनों ही चीजें, सॉल्वेंट तो बनेगा, सॉल्यूट हमारा वॉलेटाइल, इज दैट क्लियर। एक कंडीशन क्या है बेटा, आपके पास मान लो बी जो सॉल्यूट है वो ऐसा आ जाए नॉन वॉलेटाइल। अब आपके पास सॉल्यूट कैसा हो गया, नॉन वॉलेटाइल हो गया। अब आपका बी जो है नॉन वॉलेटाइल, बी तो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल। अब जब नॉन वॉलेटाइल उसके वेपर ही नहीं बनेंगे तो ये तो आपके पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, यहाँ पे जब इसमें अब इसकी वैल्यू कुछ लगाओगे नहीं तो पी ए बराबर पी टोटल के हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे बेटा यही चीज, तो ये आपके पास क्या बन के आएगा, पी नॉट ए माइनस पी टोटल है ना अपॉन पी नॉट ए बराबर क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ओ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो सॉल्यूट का यूज होना है ना, क्लियर। तो आप जब इस तरीके से सॉल्व करोगे तो वो फॉर्मूला आएगा। तो वो फॉर्मूला जो आपने लास्ट में देख रहे हैं, पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये कब का है, जब राउटला हमारे पास, राउटला मतलब कब लगाना है, जब हमारा सॉल्यूट ऐसा हो जो नॉन वोलेटाइल, जब वो जिसकी वेपर, मतलब सॉल्वेंट की तो बनेगी लेकिन सॉल्यूट की वेपर नहीं बन पा रही, ठीक है, तब हमारे पास जो मिक्सचर है उसका जो मिक्सचर का पी टोटल कितना होगा, इतना होगा। बस इसमें अंतर है, यहाँ पे हमने इधर पी टोटल अलग ले लिया है, हमने जब इसी तरीके से आया था बेटा, है ना, सेम आप इसी जैसे ये डेरिवेशन करते हैं उसी में बस इसकी वैल्यू नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला बन के जाएगा। मैं ऐसे भी कर सकता पी टोटल इधर रख सकता था, मोल फ्रैक्शन वगैरह इधर रख सकता था, लेकिन वही अब जब डेरिवेशन में मोल फ्रैक्शन को उधर रखा है तो हमने भी उधर ही कर दिया। तो ऐसे करके जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो तो पी टोटल क्या होगा, उस बेसिस पर ये बना आपके राउटला। तो राउटला तो सिंपल सा चीज है, राउटला ना उसको सॉलिड से मतलब है सॉल्यूट के, ना लिक्विड से मतलब है, कैसा भी हो सकता है। बस राउटला की दो कंडीशन बनी, एक तब जब हमारा सॉल्यूट वेपर बन सके और एक तब जब हमारा सॉल्यूट वेपर नहीं बन पाया, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से बेटा आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो राउटला का होगा। अब बात करते हैं बेटा हम आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल। देखो अब राउटला की एक कंडीशन ये बनी और एक कंडीशन ये बनी, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ आइडियल के टाइम पे, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन बिना राउटला के नहीं क्लियर होता। ये कब है, जब आपके पास वॉलेटाइल सॉल्यूट हो, आपका सॉल्यूट क्या हो बेटा, वॉलेटाइल। और ये कंडीशन कब है, जब आपका सॉल्यूट क्या हो, नॉन वॉलेटाइल, इज इट क्लियर। चलो तो अब हम इसमें क्या लेते हैं बेटा, हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है आइडियल की, आइडियल सॉल्यूशन वो हमारे पास, आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसकी फर्स्ट कंडीशन होती है बेटा जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करें। अब वो वॉलेटाइल भी हो सकता है, वो नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है। तो अगर सॉल्यूट वॉलेटाइल है तो उसको ये वाली कंडीशन फॉलो हो, मतलब राउटला को ओबे करने वाला हो, है ना, राउटला ओबे करने वाला हो, पहली चीज है। दूसरी, मिक्स करने के बाद आप समझते हो कि वॉल्यूम भी बढ़ जाना चाहिए और एनर्जी में भी चेंज आना चाहिए। तो जो मिक्सर की एनर्जी है डेल्टा एच मिक्सर जो है बेटा, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे जो वॉल्यूम है मिक्सर का वो भी बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है, ना बढ़ा ना घटा। अब आप, ये बहुत मुश्किल है बेटा, दो चीजों को मिलाओ आप और उसके वॉल्यूम में, मान लो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है आपने उसमें कुछ सॉल्यूट मिला दिया और फिर भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी, मिक्सर का वॉल्यूम भी वही रहा जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल वो है वॉल्यूम, ठीक है। ये बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन पॉसिबल है। अब कैसे है उसका पूरा रीजन है, ये आपको मैडम ने पढ़ाया होगा कि कैसे हम दो चीजों को मिक्स कर देते हैं उसके बावजूद भी उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता, ठीक है। और एक सब्सटेंस की एनर्जी अलग है, दूसरे की अलग है, दो को मिक्स किया, ठीक है, तो भी उनके मिक्सर की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जब हम दो सब्सटेंस आपस में मिलाएं, अगर वो वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो ये वाला ओबे करे राउटला, और अगर वो सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो ये वाली कंडीशन ओबे करे, मतलब ओबे करना चाहिए राउटला जैसा सॉल्यूट है वैसा, ठीक है। एक मिक्सिंग करने के बाद मिक्सर की एनर्जी में, दो चीजों को मिक्स कराने के बाद मिक्सर की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, जो पहले थी सॉल्यूट सॉल्वेंट की वही रहे, मिक्सर का वॉल्यूम बिल्कुल ना, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और नॉन आइडियल क्या है, जो राउटला को ओबे ना करे, सही है, मतलब अगर वॉलेटाइल है तो ये वाला ओबे नहीं हो रहा हो, नॉन वॉलेटाइल ये वाला ओबे नहीं हो रहा हो। और ये क्या हो जाता है हमारे पास तो हमारे पास यहाँ पे क्या है वो, ओ सॉरी एक चीज गड़बड़ हुई बेटा, सॉरी,
कि हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशन हो वो इक्वल टू जीरो, मतलब मैं बोल सही रहा था बट ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा गलत हुआ। मैं दोबारा आइडियल पे आता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन क्या है कि ये राउट लॉ को ओबे करे। दूसरी कंडीशन ये कि जो हमने मिक्सचर, जैसे हमने वाटर का एक वॉल्यूम है, मैंने यही बोला ना, सॉल्वेंट का अपने एक वॉल्यूम में दूसरी चीज हमने बनाई और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, तो नॉट जो इक्वल टू जीरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, इक्वल टू जीरो। जो वॉल्यूम पहले था वही अब है। बोला मैंने सही, बट ये साइन थोड़े गलत लगे थे कि मिलाने के बाद वॉल्यूम में आया नो चेंज। तो डेल्टा वी जो है, मानिए किसी का वॉल्यूम पहले 10 था, आपने कुछ चीज ऐड करी तो 11 हो गया, तो डेल्टा वी क्या बनेगा, 11 में से आप 10 डिडक्ट करोगे, मतलब है ना 11 माइनस 10 इक्वल टू 1 आ गया ना। लेकिन यहाँ 0 आ रहा है, मतलब क्या, जो V1 और V2 की वैल्यू क्या है, बराबर है, मतलब मिलाने से पहले और मिलाने के बाद दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है बेटा, तो राउट आइडियल के लिए डेल्टा वी मिक्सर का 0 होना चाहिए, एनर्जी भी 0, एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं और वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं। राउट लॉ में क्या हो जाता है, नॉन आइडियल में क्या हो जाता है बेटा, क्लियर। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में बेटा हम क्या करते हैं, ये ओबे नहीं करेगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाता है, मिक्सर का एनर्जी भी चेंज हो जाती है। अब देखो इसके दो मीनिंग निकलते हैं, या तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, या डेल्टा एच लेस देन 0, मतलब एक बार 0 से बढ़ सकती है एनर्जी, नॉट इक्वल टू का मतलब तो ये निकल रहा है, क्लियर है कि डेल्टा एच आपकी बढ़ गई 0 से या डेल्टा एच घट गई। ऐसी वॉल्यूम है, ठीक है, डेल्टा वी की वैल्यू 0 से बढ़ सकती है या डेल्टा वी की वैल्यू 0 से कम हो सकती है। अब देखो डेल्टा वी की वैल्यू कब 0 से ज्यादा होती है, समझ में आया, कि जब आप सोचो इंटरमोलिकुलर, आपने एक चीज में दूसरी चीज मिक्स करी और उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया, तो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जिनमें कम होगा वो उतनी जल्दी फोर्स टूट जाएगा, और जितनी जल्दी फोर्स टूटेगा उतनी जल्दी वो दूर दूर हो जाएंगे, और जब दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा। पार्टिकल, आप देखो वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी गैस के द्वारा ऑक्यूपाई या किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है उसी को तो आप वॉल्यूम बोलते हो। तो जितना लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा बेटा उतने जल्दी वो फोर्स टूटेगा और पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आ गया। तो इसका रिलेशन इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो मैंने शुरू में सॉल्युबिलिटी से बताया था, आपकी मैडम ने भी बताए होंगे इसके रिलेशन फोर्स से। ऐसे करके देखो बेटा, है ना, FAA इक्वल टू FBB, है ना, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है सॉल्यूट के, और ये आपस में भी बराबर है FAB। ये आइडियल की कंडीशन है, समझ में आ गया। और नॉन आइडियल की दो कंडीशन बनेगी, क्या बनेगी, या तो FAA का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और FBB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया किससे, FA और B से। जब देखो क्या होगा, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल दूर दूर चले गए। भाई देखो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मतलब दूर दूर हो गए, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब पहले घोलने से पहले ये पास पास थे और घोलने के बाद इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे में कम हो गए तो दूर दूर हो गए, तो वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब ये वाली कंडीशन हो गई। तो ये वाली कंडीशन कहाँ एप्लीकेबल है, इस पे एप्लीकेबल है, आ गया। और जब हमारे पास क्या होगा, सोचो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। और इन्हीं में से एक आपकी पॉजिटिव डेविएशन होती है बेटा, और एक आपकी क्या होती है, नेगेटिव डेविएशन होती है। तो बेटा ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर द पॉजिटिव डेविएशन, तो आपको इसी बेसिस पे बताना पड़ेगा। पॉइंट है समझ में, इन्हीं के बेसिस पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर, डेल्टा वी या डेल्टा एच के बेसिस पर। तो ये आपकी मैडम ने बेटा नोट्स में सारे समझाए हुए, इनको अच्छे से करना, इस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा देखो आइडियल हुआ, नॉन आइडियल, इनके ग्राफ्स भी हैं, वो ग्राफ मैंने नहीं बनाया, वो आप वहां देख सकते हैं। तो आइडियल खत्म हुआ, नॉन आइडियल खत्म हुआ, इन्हीं पे बेस्ड क्या है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है। और बेटा यही जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होते हैं यही एजोट्रॉप्स में चले जाते हैं। अब देखो एजोट्रॉप्स में क्या होता है, एजोट्रॉप क्या होता है, जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाया और मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने कंपोनेंट से या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। मतलब कहने के जैसे वाटर है, वाटर का 100 डिग्री है ना, और मान लीजिए शुगर जो भी है, अल्कोहल का 78 है। तो एजोट्रॉपिक क्या होता है, जब सॉल्यूशन का, मिक्सचर का अपना एक कांस्टेंट एंड डिफरेंट क्या हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट हो जाए टू देयर कंपोनेंट अपने। अब ना तो सॉल्यूशन का 78 रहा, 78 रहा अल्कोहल का, ना वाटर का, दोनों से अलग हो, या तो 100 से ऊपर पहुंच जाएगा या 100 से नीचे। तो देखो रीजन आपके पास है, मान लो देखो हमारे पास क्या है कि सॉल्वेंट का मान लीजिए एक का 78 है, एक का 100 है, और अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। आप बताओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और वो इन दोनों से ही ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो इन दोनों के ऊपर पहुंच जाएगा नहीं। और अगर मान लीजिए क्या है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, ये इन दोनों से ही कम हो गया तो कम वाले से भी कम हो जाएगा नहीं। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर में इसी तरह एक लो बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप होता है और एक आपका हमारा है ना हाई बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप होता है। तो ये सब इंटरलिंक है बेटा। नॉन आइडियल अगर आपको आ गया है ना तो आप उसी बेसिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव, जो नॉन आइडियल के रीजन है बेटा इनके रीजन है कब डेल्टा एच 0 से ज्यादा हुई, इनका रीजन यहाँ समाया हुआ है। क्लियर, यही पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का रीजन है और यही है ना लो बॉइलिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स का रीजन है। इज इट क्लियर? चलो इनके एग्जांपल्स याद रखना, पेपर में डायरेक्ट सवाल आते हैं जैसे HCl HNO3 का मिक्सचर किस टाइप का डेविएशन शो करता है या किस टाइप का एजोट्रॉप्स है, ठीक है, उनके कॉज क्या है। क्लियर पॉइंट? तो इस तरीके से बेटा देखो हमारे पास क्या हुआ, ये बना आपका वो, ठीक है। तो अब तक का आपका टेस्ट का सारी चीजें हो गई, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। और उस दिन अब मैं देखो ये टॉपिक्स नहीं लूंगा जो अब समझा दिया, उस दिन आपकी प्रॉब्लम्स ले लूंगा, ठीक है, कल मतलब। ओके, थैंक यू।